एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने आपको डीएफए से रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए प्रोसीजर बताया था और इस वीडियो में मैं प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो जैसे ये एक क्वेश्चन है जिसमें टोटल 3 स्टेट्स यूज़ हुए हैं और एक उसमें फाइनल स्टेट है, एक इनिशियल स्टेट है। हालांकि इनिशियल स्टेट एक ही रहता है, एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट वाले क्वेश्चंस होंगे ज़रूर। तो यहाँ पे हम सबसे पहला काम इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। तो देयर इज़ ओनली 3 स्टेट्स, सो देयर विल बी एग्जैक्टली 3 इक्वेशंस corresponding to states q1, q2 and q3, and q1 being initial state, so in this null will be added. तो Q1 के लिए अगर इक्वेशन लिखने जाएंगे तो सबसे पहला काम ये है कि आप देखिए कितने हाउ मेनी एजेस आर कमिंग टूवर्ड्स Q1। तो एक तो देखिए ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, 2 एजेस आ रहे हैं। और इसको भी अगर नल एजेस मान लें कि हाउ मेनी एरो एक्चुअली टचिंग टू द पर्टिकुलर स्टेट, तो और भी अच्छा रहेगा सोचने में आपको। तो इस चूँकि ये वाला एज जो आपको एरो दिख रहा है ये इनिशियल के नाते दिख रहा है, इसी नाते नल यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। इनिशियल होने के नाते या नल ऐड कर दिया गया है। और इस एज की बात करेंगे अगर, तो इस पे ए लेवल है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है। तो चूँकि ये एज Q1 स्टेट से आ रहा है, तो वहाँ पे जब मैंने कहा था कि V1 और कैपिटल V1, स्मॉल V1 एंड कैपिटल V1। स्मॉल V1 क्या था? स्टेट का नाम था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टेट भी जो है Q1 स्टेट का भी नाम Q1 है, और वहाँ तक आने पर जो स्ट्रिंग एक्चुअल में बन रही है उसको भी Q1 ही बोल दिया गया है। वहाँ पे स्मॉल V1 और कैपिटल V1 तो अलग अलग चीज़ें यूज़ हो रही थी, यहाँ पे दोनों चीज़ों को एक ही चीज़ से रिप्रेजेंट कर दिया गया है। तो इस वजह से कैपिटल Q1 आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो स्मॉल Q1 ही दिख रहा है। तो स्मॉल Q1 इज इक्वल टू Q1A। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, Q1 से एज आ रहा था उस पर ए लेवल था, इस नाते अल्फ़ा 21, अल्फ़ा 22 ये सब चीज़ें जो थी वो सब भी यहाँ पे नहीं दिख रही, क्योंकि वो तो n स्टेट लेके समझाया गया था, जनरल फॉर्म समझाया गया था, इस वजह से उतना सारा सिम्बॉलिकली चीज़ें यूज हुई थी। यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है भाई, ए लेवल है तो Q1 से आ रहा है तो Q1A हो गया। इसमें देखिए Q2 से एक एज आ रहा है, उस पर बी लेवल है, इस नाते Q2 पहले और उसके बाद बी। पहले Q2 आया होगा तब आप बी पे आए होंगे। अगर मान लीजिए किसी शहर में आप एंट्री मार रहे हैं और वाया यक्स सिटी वाई सिटी में एंट्री मार रहे हैं, तो पहले यक्स आया होगा और उसके बाद उस सिटी तक आने में जो रोड होगा वो आया होगा। तो अगर रोड का नाम जेड है तो वैल्यू क्या होगी, यक्स जेड, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी, तो ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गया। इसी तरीके से हमारा दूसरा इक्वेशन Q2 के लिए फॉर्म होगा। तो Q2 के लिए जब आप फॉर्म करेंगे तो देखिए एक एज ये है, एक एज ए है और एक एज ए है। टोटल 3 एरोज पॉइंटिंग टू द स्टेट Q2। सो इक्वेशन corresponding to Q2 will contain 3 terms. First one corresponding to Q1 स्टेट, Q1 से जो एज आ रहा है Q1A हो जाएगा, ये वाला एज। फिर ऐसे Q2B जो Q2 से Q2 की तरफ आ रहा है Q2B। थर्ड वन Q3 से जो आ रहा है Q3, उस पर लेवल A है Q3A। फाइनल इक्वेशन जो आपका फॉर्म होगा वो है Q3 के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि Q3 पर Q3 से ही Q3 पे जो एज आ रहा है वो Q2 से आ रहा है, उस पर लेवल क्या है A। सो Q3 इज इक्वल टू Q2A। तो ये 3 इक्वेशन फॉर्म हो गए। अब असली काम शुरू होता है, क्योंकि इक्वेशन फॉर्म करने में इतना ज़्यादा, जितना वहाँ समझने में दिक्कत था उससे उसका 10% भी आपको यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आप 3 स्टेट्स आपके ट्रांजिशन सिस्टम में 3 इक्वेशन बनेंगे। थोड़ा सा केयर रखना है कि इनिशियल स्टेट के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन में नल एडिशनल रहता है, लेकिन अगर आप इस कॉन्सेप्ट से ध्यान रखेंगे हाउ मेनी एरोज आर टचिंग टू पर्टिकुलर स्टेट, तो वो भी अगर भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते
आप याद रखें कि इस पे तो कोई लेबल है नहीं, तो समझ लिया जाएगा नल है, तो नल इसी वजह से हो जाता है वो, ठीक है। तो खैर वो नल ही याद रखिए, बेहतर रहेगा कि इनिशियल स्टेट के नल ऐड करना रहता है, वो ज़्यादा बेहतर है। किसी न किसी तरीके से तो याद करना ही है। और 3 स्टेट थे तो 3 इक्वेशन बन गए। अब हमारा जो इंटेंशन है वो Q3 की वैल्यू फाइंड करना। Q3 की वैल्यू फाइंड जो होगी, जो फाइनल वैल्यू होगी, दैट विल बी ओनली in terms of small a and small b. अदर सिंबल विल हैव टू रिमूव, वो हमें एलिमिनेट करने रहते हैं। एक्चुअली वी हैव टू एलिमिनेट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड यूजिंग आयडन थ्योरम। तो आप इसके, अब देखिए अपनी रिक्वायरमेंट Q3 की वैल्यू हमें पता करनी है, और उसके लिए हमें Q2 की वैल्यू जानना ज़रूरी है। तो Q2 की वैल्यू जानना ज़रूरी है, तो हम Q2 स्टेट को हम Q2 के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन देखेंगे। Q2 के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन देखेंगे, और Q2 के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन देखने में हमें क्या मिलेगा कि इसमें इसकी वैल्यू जानने के लिए हमें Q1 की भी वैल्यू पता होनी चाहिए, Q2 की खुद की वैल्यू पता होनी चाहिए, Q3 की वैल्यू खुद पता होनी चाहिए। तो अब ये एक समस्या हो गया कि Q2 की वैल्यू पता होने के लिए Q3 की वैल्यू जानना है, और Q3 वैल्यू पता होने के लिए Q2 की वैल्यू जानना है। अब ये इंटरडिपेंडेंसी हो गई। तो लेकिन उसको सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब इस Q3 की जगह पे ये Q3 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो जब ये Q3 की वैल्यू Q2A यहाँ पुट करेंगे, Q2A पुट करेंगे, तो यहाँ पे Q1A प्लस Q2B प्लस Q2AA हो जाएगा, और Q2AA यह था और Q2B उसके पहले था। तो इसमें से Q2 कॉमन ले लेंगे, Q2 कॉमन ले लेंगे तो ये B प्लस AA हो जाएगा, और Q2 बाहर हो जाएगा। वही चीज़ आपको यहाँ दिख रही है, ठीक है। तो ये समझना ज़रूरी था। आपने सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको क्या मिला, ये इक्वेशन मिला। अब इसमें जो मेन आइडेंटिफिकेशन आपको अप्रोच रखना है कि आयडन थ्योरम यूज़ करना। जब आपको ऐसा लगे कि कोई एक वैल्यू इधर भी है और इधर भी है, सेम वैल्यू इधर भी है, क्योंकि R इक्वल टू Q प्लस RP, ये फॉर्म जैसे ही आपको दिखे, आप उसमें से किसी एक को आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो R इक्वल टू इसका सोल्यूशन QP एस्ट्रिक होता है। तो आप देखिए ये R है, Q2 आप समझ लीजिए R की तरह काम कर रहा है, तो ये भी Q2R हो गया, और ये चीज़ बची हुई चीज़ P हो गई, और ये Q1A आपका कैपिटल Q हो गया। ऐसे आपका R इक्वल टू Q प्लस RP का फॉर्म बन गया। Q प्लस RP का फॉर्म ये बन गया। Q प्लस RP फॉर्म बन गया, तो R की वैल्यू QP एस्ट्रिक, मतलब Q1A और B प्लस A का होल एस्ट्रिक। तो उसी का रिजल्ट है कि आपको Q2 की वैल्यू मिल गई, Q1A इंटू B प्लस AA का होल एस्ट्रिक। और अब देखिए क्या फ़ायदा हुआ आपको, Q2 की वैल्यू मिल गई, लेकिन Q2 की वैल्यू में Q1 है, तो यहाँ अभी काम लायक नहीं है। Q3 की वैल्यू Q2A थी, तो आप सोच रहे इसमें पुट कर दें तो कोई फ़ायदा नहीं, कि Q1 अभी भी प्रॉब्लम खड़ा हुआ है। तो आप क्या करोगे, इस वैल्यू को उठा के अब Q1 की तलाश करेंगे। Q1 की वैल्यू क्या है, Q1 की वैल्यू Q2 पे डिपेंड कर रही है, और Q2 की वैल्यू Q1 के टर्म में आपके पास है, तो ये वैल्यू उठा के आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको Q1 इज इक्वल टू मिल जाएगा Q1A, और इस Q2 की जगह पे ये पूरी वैल्यू Q1A P प्लस A का होल एस्ट्रिक, और इसके बाद B लिखा हुआ वो B प्लस नल। अब देखिए इन दोनों में Q1 कॉमन हो गया, Q1 कॉमन होके करके आप इस तरह से लिख दोगे, और ये नल उठा के इस तरफ कर देंगे, क्योंकि यूनियन में कम्यूटेटिव लॉ चलता है। अब उसका फ़ायदा क्या हुआ, देखिए यह Q1 आपका यहाँ पे है, ये R का काम करेगा, तो ये भी R का काम करेगा, और ये पूरी चीज़ P का काम कर देगा, कैपिटल P का, और ये चीज़ आपका कैपिटल Q का काम कर देगा। क्योंकि आयडन थ्योरम में ये कहा गया था कि P डजंट कंटेन नल, Q
नल रखे या नल उसकी वैल्यू हो, आर की नल वैल्यू हो, ऐसा कोई समस्या नहीं था। पी डज नॉट कंटेन नल था, तो पी तो नल है नहीं। तो इस वजह से आपका ये इक्वेशन जो है, अब आपका फिर अर्डन थ्योरम इसमें यूज़ होने लायक हो जाएगा। तो R इक्वल टू क्यू की वैल्यू नल है, क्यू की वैल्यू नल, और पूरा ये चीज़ P है, P का एस्ट्रिक, तो ये एस्ट्रिक लग गया। अब नल किसी के साथ कॉन्कनेट होता है तो वही चीज़ आता है, तो ये फाइनली वैल्यू ये आ गया। अब Q1 की वैल्यू फ्री ऑफ एनी स्टेट हो गया, सिर्फ ये वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ AB है, तो ये वैल्यू उठा के आप पुट कर दोगे कहाँ पे, इस जगह पे, तो Q2 की वैल्यू मिल जाएगी आपको। फिर Q2 की वैल्यू पुट कर दोगे इसकी जगह पे, तो Q3 की वैल्यू मिलेगी। तो इस नाते देखो Q2 की वैल्यू पता की गई टर्म्स ऑफ ओनली AB, और कैसे, Q1 की वैल्यू पुट करके, और फिर वही वैल्यू Q2 की ले जाके पुट कर दी गई इस इक्वेशन में, Q3 वाले इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, तो आपको Q3 की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ ओनली AB, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। Q3 क्यों फाइनल आंसर है, क्योंकि Q3 बीइंग फाइनल स्टेट, आपके ट्रांजिशन सिस्टम में Q3 फाइनल स्टेट था, इस नाते हमारा Q3 रिक्वायर्ड आंसर था। तो इस तरीके से हम किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी आपका उसी तरीके से है, उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि इसमें आपके दिख तो रहे हैं कि 4 स्टेट हैं तो 4 इक्वेशन बनेंगे, लेकिन इसमें देखिए इल्यूजन टाइप की चीज़ दे रखी है। इल्यूजन टाइप की चीज़ ये डेड या डमी स्टेट की तरह यूज़ हुआ है। आप उसके लिए इक्वेशन लिखिए, लेकिन ध्यान रखिए उस Q4 का कोई यूज़ नहीं रहेगा, केवल Q1 के करस्पॉन्डिंग, Q3 के करस्पॉन्डिंग, Q2 करस्पॉन्डिंग इक्वेशन जो होंगे वही यूज़ होंगे। बाकी एलिमिनेशन थ्योरम, अर्डन थ्योरम, ये सब आप यूज़ करते रहिए, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। फाइनल आंसर जो होगा वो Q1 के करस्पॉन्डिंग आंसर होगा। यहाँ पे 2 फाइनल स्टेट हैं, तो Q1 भी पता करना होगा इन टर्म्स ऑफ AB, और Q2 भी पता करना होगा, और फाइनल आंसर जो होगा वो Q1 प्लस Q2 होगा, दोनों का यूनियन करके दोनों के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी दोनों को ऐड कर देंगे तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। बाकी प्रोसेस वही है, और इस क्वेश्चन में भी देखिए डमी या डेड स्टेट की तरह यूज़ हुआ है। शुरुआत में आप Q1 के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन भी लिखेंगे, Q2 करस्पॉन्डिंग इक्वेशन भी लिखेंगे, Q3 के भी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे, लेकिन Q3 के करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन लिखेंगे उसका कोई यूज़ नहीं होगा, केवल Q1 और Q2 के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ही यूज़ होंगे। तो केयरफुली ये सब चीज़ें थोड़ा वॉच करना रहता है, देखना रहता है और समझना रहता है, यूज़ करना रहता है। केवल डायग्राम देख लिया और आँख मूंद के प्रोसेस को करते रहेंगे तो आप मुसीबत में फंस जाएंगे। आपको लगेगा Q3 क्यों नहीं यूज़ हो रहा है, या Q3 यूज़ करने के चक्कर में रहेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। Q3 यूज़ ही नहीं करना, बस केवल जस्ट राइट डाउन द इक्वेशन फॉर दीज स्टेट्स। Q3 is not using, Q3 will be not used, it is sure, बिकॉज इट इज़ डमी एंड डेड स्टेट, क्योंकि वहाँ से कोई भी आउट गोइंग एज नहीं है, मतलब दूसरे स्टेट पे है एज तो उसी पे खुद पे ही जा रहा है, वहाँ से किसी दूसरे स्टेट पे जा नहीं सकते हैं। इन सेम वे आपका यहाँ पे भी वही हालात है, Q4 पे तो एजेस आ रहे हैं, Q4 से एजेस भी जा रहे हैं जो कि खुद ही पे जा रहा है, तो फिर आप किसी फाइनल स्टेट, मतलब समझ लीजिए इस डायग्राम में Q4 से फाइनल स्टेट नहीं रीचेबल है, यहाँ से Q3 से ही फाइनल स्टेट नहीं रीचेबल है। तो इक्वेशन शुरू में आप इस तरीके से, यहाँ पे 4 स्टेट है, जैसे यहाँ पे 3 स्टेट थे तो 3 इक्वेशन लिखे थे, उसी तरीके से यहाँ पे 4 स्टेट हैं तो 4 इक्वेशन आपके बनेंगे। लेकिन 4 बनेंगे, लेकिन उन 4 में से यूज़ कितना होगा, ओनली 3, 4 में से केवल 3 यूज़ होगा, ये वाला नहीं यूज़ होगा। ऐसे यहाँ पे भी 3 स्टेट हैं, लेकिन यूज़ कितना होगा, 2 ही यूज़ होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज के लिए हैं, आप लोग इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, कंप्लीट आंसर फाइंड कर लीजिएगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें हैं वही है कि जितने स्टेट हैं उतने इक्वेशन लिखने हैं, इनिशियल स्टेट के करस्पॉन्डिंग आपको नल ऐड करना रहता है इक्वेशन में एक टर्म, और फाइनल स्टेट के करस्पॉन्डिंग हमारा आंसर रहता है।
एक से ज़्यादा अगर फाइनल स्टेट है तो सबके करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको पता करनी होती है और उसका यूनियन करना होता है। थैंक यू।